नई वाली जो किताब है उसमें। तो इसमें पेज नंबर 37 का जो लास्ट स्पष्टीकरण था, उसके बाद अगला सूत्र शुरू हुआ है 38 से, है ना, जिसमें लिखा है सत्ता सर्वत्र एक सा विद्यमान है। सत्ता का मतलब जिसको व्यापक वस्तु कह रहे हैं, और व्यापक वस्तु कोई क्रिया नहीं है और क्रिया शून्य होने के कारण से वो एक जैसा विद्यमान है, ऐसा स्पष्ट होता है अनुभव में। फिर आगे लिखा है कि संपूर्ण अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति क्रियाकलाप सदा सदा से ही है। संपूर्ण अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति क्रियाकलाप सदा सदा से ही है। ये लाइन इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जड़ और चैतन्य प्रकृति जो है वो ब्रह्म नामक जो व्यापक शून्य है उससे पैदा हुआ है। लेकिन मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद ये कह रहा है कि संपूर्ण अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति का क्रियाकलाप सदा सदा से, यानी प्रकृति शाश्वत है, इसकी ना उत्पत्ति है ना इसका अंत है। इससे ज्ञात होता है कि हर क्रिया के मूल में प्राप्त सत्ता हर स्थान में विद्यमान है। इसलिए दिव्य मानव भी अनेक संख्या में होने की संभावना है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि पिछला जो पैराग्राफ था उसमें दिव्य मानव की बात चल रही थी। मानवीयतापूर्ण मानव व्यवस्था सहज रूप होने के आधार पर निश्चयन और ध्रुवीकरण हुआ है। मानवीयतापूर्ण मानव से कम विकसित पशु और राक्षस मानव का व्यवहार में जीना संभव नहीं हुआ, यह समीक्षित हो चुका है। मानव से श्रेष्ठ मानव व दिव्य मानव है। मानव से श्रेष्ठ देव मानव और वह दिव्य मानव है जो जागृति पूर्ण है। अनुभव प्रमाण के रूप में जागृत मानव परंपरा में सार्थक सिद्ध हुई है। जागृत परंपरा में मानवीयतापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में स्पष्ट होता है। अनुभव प्रमाण परिवार व्यवस्था और विश्व परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होता है, यह परम आवश्यक है। उक्त विधि से व्यवहार के सभी आयामों में मानवीयता को पहचानना, मूल्यांकित करना और व्यवस्था में मानवीयता सहित अनुभव प्रमाणों को पहचानना और प्रमाणित करना सह अस्तित्व दृष्टिकोण से संभव है। फिर लिखा है कि दिव्य मानव का जो विषय प्रवृत्ति है परम सत्य रूपी सह अस्तित्व है। इसके बाद फिर ये सूत्र दिया है उन्होंने, सत्ता सर्वत्र एक सा विद्यमान है। तो जब सत्ता की बात कर रहे हैं तो व्यापक वस्तु की बात कर रहे हैं। तो जब संपूर्ण अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण अस्तित्व का मतलब जो सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है। तो सत्ता भी है और जड़ चैतन्य प्रकृति, इन दोनों के सह अस्तित्व में सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है। और उसमें भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जड़ चैतन्य प्रकृति का क्रियाकलाप सदा सदा से ही है, यानी ये क्रियाकलाप निरंतर बना रहता है। और फिर कह रहे हैं इससे ज्ञात होता है कि हर क्रिया के मूल में प्राप्त सत्ता हर स्थान में विद्यमान है। हर क्रिया के मूल में प्राप्त सत्ता हर जगह विद्यमान है, हर स्थान पे विद्यमान है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो दिव्य मानव भी संख्या में अनेक संख्या में होने की संभावना है। फिर लिख रहे हैं कि सत्ता सर्वत्र एक सा भासमान है और सत्ता सर्वत्र एक सा बोधगम्य है। तो जो हमने अध्याय 1 में भी इसको पढ़ा था कि जो नित्य सत्य शुद्ध बुद्धि की परिभाषा थी, उसमें लिखा था बुद्ध का मतलब है सदा सदा एक सा बोधगम्य, और सदा सदा एक सा विद्यमान, सदा सदा एक सा भास आभास और अनुभवमान, जिसको सत्य कह रहे हैं। और शुद्ध का मतलब सदा सदा एक सा सुखप्रद। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्ता सर्वत्र एक सा भासमान है, मतलब जब भी किसी को भास होगा तो एक जैसा ही होगा, और जब भी सत्ता का बोध होगा वो भी एक जैसा ही होगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र एक सा भासमान है, एक सा बोधगम्य है। फिर कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कहीं भी अर्थात किसी भी स्थान पर स्थित
मानव यदि दिव्य मानवीयता से संपन्न हो जाते हैं, उस स्थिति में उन सब में समान अनुभूति प्रमाणित होती है और वह अविकसित मानव के लिए समान रूप से प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इस पूरी पृथ्वी में दिव्य मानवीयता कहीं भी हो जाती है, किसी भी धरती के किसी भी कोने में, किसी भी स्थान पर दिव्य मानवीयता से संपन्न हो जाते हैं। यदि कुछ मानव दिव्य मानवीयता से संपन्न हो जाते हैं, उस स्थिति में उन सब में समान अनुभूति प्रमाणित होती है। अनुभूति जो है सबकी एक जैसी होती है ना। और फिर ये भी कह रहे हैं कि वह अविकसित मानव के लिए समान रूप से प्रेरणा स्रोत होते हैं। ऐसा नहीं होता कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है। इसी आधार पर सर्व मानव को सर्वत्र सह अस्तित्व समझ में आना अध्ययन विधि से स्पष्ट हो जाता है। फिर और स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि ज्ञानावस्था में पाए जाने वाले भ्रमित मानव के मन में चयन आस्वादन क्रिया, वृत्ति में विश्लेषण क्रिया और तुलन क्रिया, और वो भी भ्रमित मानव में प्रिय हित लाभ के अर्थ में तुलन क्रिया तथा चित्त में चित्रण क्रिया संपादित होती है। यह शरीर मूलक विधि से संपादित होती है। यही भ्रमित विधि से होने वाली 4.5 क्रिया है। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञानावस्था है, ज्ञानावस्था में पाए जाने वाले जो भ्रमित मानव है, उनमें जो आस्वादन व चयन क्रिया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो रुचि मूलक होता है ना, और वृत्ति में जो विश्लेषण होता है वो प्रिय हित लाभ के आधार पे होता है, न्याय धर्म सत्य के आधार पे तुलन नहीं हो पाता है। और जो चित्रण होता है वो मूल रूप से शरीर मूलक विधि का चित्रण होता है, जिसको 4.5 क्रिया में होने वाला क्रियाकलाप कह रहे हैं। तो यदि भ्रमित मानव के चित्रण को देखेंगे तो उसमें प्रिय हित लाभ का चित्रण होता है, सुविधा संग्रह भोग का चित्रण होता है, और भय आस्था प्रलोभन का चित्रण होता है, और 4 विषयों का चित्रण होता है, जिसको हम लोग आहार निद्रा भय मैथुन आदि बोल रहे हैं ना। तो इस तरीके से भ्रमित चित्रण जो है वो स्पष्ट होता है कि, और ये जितना भी चित्रण होता है ये सब शरीर मूलक विधि से ही होता है। फिर इसके बाद कहा कि तुलन जो है प्रिय हित लाभ के आधार पर होता है। प्रिय जो है इंद्रिय सापेक्ष है, हित शरीर सापेक्ष है, लाभ जो है वस्तु सापेक्ष है। और जो मन में आस्वादन होता है वो मूल रूप से रुचि मूलक होता है। रुचि मूलक का मतलब होता है जो इंद्रियों के विषय से संबंधित है, जिनको शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहते हैं, उनका आस्वादन जो है वो मन में रहता भ्रमित मानव। तो इस सब को मिला के वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये तुलन पूरा नहीं होता है, तुलन आधा होता है, इसलिए 4.5 क्रिया जो है इसमें लिखी है कि भ्रमित विधि से होने वाली 4.5 क्रियाएं हैं। फिर लिखा है कि जो दिव्य मानव, देव मानव और मानव में आत्मा में होने वाले अनुभव प्रमाण सहित प्रथम परिवेशीय क्रियाकलाप पूर्ण सक्रिय हो जाते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार के मानव हैं, जिनको हम लोग अति मानवीयता भी बोलते हैं, तो दिव्य मानव, देव मानव और मानव, तो इन तीनों में आत्मा में होने वाला जो अनुभव प्रमाण सहित जो प्रथम परिवेश यानी बुद्धि है, प्रथम परिवेश कार्यकलाप पूर्ण सक्रिय हो जाते हैं, यानी बुद्धि पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जीवनगत सभी क्रियाएं अनुभव मूलक क्रियाकलाप सहित प्रमाणित होते हैं। तो आत्मा के 2, बुद्धि के 2, और इसके बाद जो तुलन है वो भी पूरा हो जाता है, और ऐसे करके 10 क्रियाएं हो जाती है ना। तो 10 क्रियाएं जो हैं वो मानव, देव मानव और दिव्य मानव में समान रूप से क्रियाशील रहती है। तो इसको वो कह रहे हैं कि ऊपर जैसा उन्होंने कहा कि शरीर मूलक विधि से संपादित होती हैं, और यहाँ पर लिखा है कि अनुभव मूलक क्रियाकलाप सहित प्रमाणित होती है। तो ये दोनों में अंतर है। तो भ्रमित मानव जो है स्वयं को शरीर माने रहता है, तो शरीर माने रहने के कारण से भ्रमित मानव में शरीर मूलक विधि से 4.5 क्रियाएं जो हैं वो क्रियाशील रहती हैं, सक्रिय रहती हैं। जबकि मानव, देव मानव, दिव्य मानव में आत्मा में अनुभव होने के कारण अनुभव मूलक क्रियाकलाप से 10 क्रियाएं जो हैं वो प्रमाणित होती हैं, यानी सभी क्रियाएं प्रमाणित होती हैं।
फिर लिखा है कि प्रेरणा पाने की क्षमता हर परमाणु में निहित अंशों में है, क्योंकि संपूर्ण अंश सत्ता में संपृक्त हैं। तो कह रहे हैं कि जो प्रेरणा ग्रहण करने का, जिसको प्राणमय कोश भी कहते हैं, तो प्रेरणा को पाने की क्षमता हर परमाणु में निहित अंशों में रहती है। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि हर अंश जो है व्यवस्था में भागीदारी करता है, तो हर अंश की जो स्वभाव गति है वो किसी न किसी परमाणु में व्यवस्था को पहचानता है और उसमें भागीदारी करने लगता है। तो ये जो प्रवृत्ति है उसमें, इस प्रवृत्ति के बारे में कह रहे हैं कि यही प्रेरणा को पाने की क्षमता के रूप में पहचानी जाती है, क्योंकि संपूर्ण अंश सत्ता में संपृक्त है। और इसका कारण बाबा जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक एक एक अंश जो है सत्ता यानी व्यापक वस्तु में डूबे भीगे घिरे हुए हैं, और इसके कारण से ही प्रत्येक परमाणु के अंश में प्रेरणा पाने की क्षमता यानी व्यापक वस्तु में संपर्क होने के कारण प्रेरणा पाने की क्षमता परमाणु के निहित अंशों में पहचानने में आती। फिर कह रहे हैं कि ज्ञानावस्था की जो चैतन्य इकाई का जो जड़ शरीर, ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई का जड़ शरीर प्रत्याशा के फल को शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के द्वारा पाई जाने वाली प्रवृत्तियों में से पुष्टि पक्ष को ग्रहण करता है। तो कह रहे हैं कि ज्ञानावस्था की जो चैतन्य इकाई है वो जड़ शरीर प्रत्याशा के फल को शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो इंद्रियों के जो विषय हैं उसके द्वारा पाई जाने वाली प्रवृत्ति में से पुष्टि को यानी शब्द से स्पर्श से रूप रस गंध से पुष्टि को ग्रहण करता है। इन प्रवृत्तियों में जो कला पक्ष है और ज्ञान पक्ष है उसका आस्वादन सुख के रूप में चैतन्य पक्ष को होता है। तो इनसे जो पुष्टि पक्ष है उसको तो शरीर ग्रहण कर लेता है, और इसमें जो कला और ज्ञान पक्ष है उसको चैतन्य पक्ष है, जो जीवन है, उसका आस्वादन सुख के रूप में जीवन या चैतन्य पक्ष ही करता है। फिर कह रहे हैं कि चैतन्य पक्ष के जागृति का जो कारण है उसे संस्कार संज्ञा है। तो चैतन्य पक्ष तो कह रहे हैं कि चैतन्य पक्ष के जागृति का कारण है उसे संस्कार संज्ञा है। फिर आगे लिखा है कि जड़ पक्ष के परिणाम का जो कारण है उसे अध्यास या वंशानुक्रम संज्ञा है, जो गठन पूर्णता तक है। तो कह रहे हैं कि ये जैसे चैतन्य पक्ष में संस्कार नाम की चीज है जिसके कारण से जागृति का कारण बनता है, उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि परमाणु में अध्यास नाम की चीज होती है। तो अध्यास के कारण क्या होता है? उसी के कारण से गठन पूर्णता होती। तो जड़ पक्ष के परिणाम का जो कारण है उसे अध्यास कह रहे हैं, और यही जब हम शरीर में पहचानते हैं जड़ प्रकृति में, तब उसको वंशानुक्रम संज्ञा है, जो गठन पूर्णता तक है। हाँ जी, यहाँ तक कुछ प्रश्न हो तो बताइए। जी भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। ये पृष्ठ संख्या 38 के नीचे से तीसरे। हाँ जी, 38 से अनुभूति बिंदु जो है वो ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई का जड़ शरीर प्रत्याशा के फल को, तो प्रत्याशा चैतन्य में है और जड़ शरीर की प्रत्याशा फिर उसको शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों द्वारा पाए जाने वाली प्रवृत्तियों में से पुष्टि पक्ष को ग्रहण करता है। तो ये प्रत्याशा जीवन में होती है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें भैया, प्रत्याशा क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जीवन में आशा होती है ना।
जीवन में आशा होती है, आशा जब परावर्तित होती है तब वो प्रत्याशा है। तो ये प्रत्याशा जो है शरीर के साथ पोषण के अर्थ में जुड़ती है, ऐसा? हाँ जी, इसमें भी वो कह रहे हैं कि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में के द्वारा पाई जाने वाली प्रवृत्तियों में से पोषण पक्ष को शरीर लेता है। उसमें 3 पक्ष हो गए प्रवृत्ति में, जी पोषण पक्ष हो गया, ज्ञान पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया। जी तो पोषण पक्ष को शरीर ग्रहण कर लेता है और जो कला और ज्ञान पक्ष है उसको, उसका जो आस्वादन है वो चैतन्य करता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के द्वारा जो है शरीर का पोषण भी होता है और साथ साथ ज्ञान, कला और ज्ञान का भी जो है ग्रहण करने का क्रिया होता है, यानी आस्वादन होता है। तो कला पक्ष और ज्ञान पक्ष के आस्वादन को ही मूल्य मूलक आस्वादन कह रहे हैं। तो रुचि मूलक आस्वादन, तो जैसे जो भी रस है वो रस का जो पोषक तत्व है उसको शरीर ग्रहण कर लेता है ना। सभी जितने भी, गंध का भी ऐसे ही है, रूप का भी ऐसे ही, शब्द और स्पर्श के माध्यम से भी है। ये आशा जीने की आशा से तो जुड़ी हुई है क्या? हाँ, तो आशा दोनों प्रकार की हुई ना, एक जो जीवन में आशा है जिसको सुखी आशा कह रहे हैं, जी और यदि वो शरीर के अर्थ में रहती है तो उसको जीने की आशा कहते हैं। वही प्रत्याशा है, बेसिकली आशा तो जीवन में ही होती है। जी ठीक है। उसका जो परावर्तित रूप है वो प्रत्याशा है। ये अनुभव मूलकता में ये तीनों बातें आ गई हैं। हैं? अनुभव मूलक विधि से लिखा गया है, इसलिए तीनों को कवर किया गया है, मतलब शरीर पक्ष भी और चैतन्य पक्ष में भी आशा को। ज्ञानावस्था की लिखा हुआ है तो इसमें दोनों पक्ष आ जाएगा, भ्रमित मानव में भी, और लेकिन जब ज्ञान पक्ष और कला पक्ष की बात है तब वो जागृत मानव में आएगा। जी और जो शरीर का जो पोषण है वो तो दोनों में होगा, भ्रमित मानव में भी और जी जागृत मानव में भी, है ना। ठीक है फिर कह भैया। रहे हैं चैतन्य पक्ष की जागृति का कारण संस्कार है, जी ऐसा कह रहे हैं। जी भैया। ये जी और कुछ? हाँ, ये जो जड़ पक्ष के परिणाम का जो कारण है उसे अध्यास, तो ये अध्यास व वंशा, ये थोड़ा सा अध्यास क्या होता है? जैसे मानव में संस्कार होता है, जी तो संस्कार के कारण से वो जागृति की ओर गतिशील होता है। वैसे ही जो हाँ परमाणु होता है या परमाणु से रचित जो रचनाएं होती हैं जी उनमें भी पूर्णता की ओर जो है अध्यास होता है। तो परमाणु हम्म में जो पूर्णता की ओर अध्यास होता है उसी से गठन पूर्णता होती है। हम्म। और जो रचनाएं हैं जिनको अपन प्राण कोशाएं कह रहे हैं और उससे बने हुए पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, तो जीव जंतुओं में वही वंशानुक्रम के रूप में पहचानने में आता है जो अध्यास है। तो यदि हम शरीर शरीर में भी देखेंगे तो शरीर में अध्यास एक भाग होता है। तो हाँ उस हाँ। अध्यास के कारण से ही सभी अंग अवयव जो है अपना अपना कार्य व्यवस्था के अर्थ में करते हैं। अच्छा, अध्यास मतलब एक सिस्टम बोलेंगे या संस्कार बोल दीजिए आप, जैसे अभी जैसे वो कहते हैं संस्कारित बीज, ऐसा शब्द उपयोग करते हैं ना, हाँ 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 तो मतलब वो जो उनका ऑर्डरलीनेस है उसी को अध्यास कह रहे हैं। हाँ हाँ, उस बोलते हाँ, अध्यास के इसका तो कारण से जी जी हाँ, जैसे बोलचाल की भाषा में अपन कहते हैं इसके माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है क्या? हाँ हाँ, प्रचलित भाषा में ऐसा बोलते हैं। हाँ, प्रचलित भाषा लेकिन हाँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो जड़ क्रियाकलाप है, चाहे वो परमाणु में हो, अणु में हो, जी या रस हाँ रसायनों में हो, या फिर प्राण हाँ कोशा में, वनस्पति संसार, जीव संसार में हाँ हो, हाँ हाँ तो उसमें जो व्यवस्था में बने रहने की और व्यवस्था में भागीदारी करने की जो प्रवृत्ति है
है ना, हाँ उसका नाम है अध्यास, है ना। हाँ हाँ तो हाँ इसको हम अपने शरीर में पहचान सकते हैं कि शरीर के सभी अंग अवयव जो है अपना अपने हाँ स्वयं की व्यवस्था को बनाए रखते हैं और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हाँ, सूक्ष्म रूप से मतलब ये उससे भी मतलब हैं। तो हाँ, मतलब सूक्ष्म रूप से शरीर के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है वो अध्यास की वजह से। हाँ, वो एक मतलब उसकी जो कारण प्रवृत्ति है जी उसको अध्यास कह रहे हैं, और हाँ मानव हाँ में जागृति की जो कारण प्रवृत्ति है उसको संस्कार कहते हैं। हाँ हाँ, जागृत में फिर आगे, संस्कार। हाँ, फिर आगे संस्कार को और स्पष्ट किया है उन्होंने। जी हाँ, वो तो एक और थोड़ा सा था। अब आगे तो आप पढ़ेंगे बताएंगे, पीछे का ही थोड़ा सा है। जो अपन ने शुरुआत की थी कि मानव, देव मानव और दिव्य मानव, तो उदाहरण के स्वरूप में कोई उदाहरण मतलब आपके ज्ञान में हो कि भाई ये मनुष्य जो है उसको हम अति, जो कि हम जानते हो जिनको। नहीं, अभी तो हम लोग जिनको पहचानते थे वो तो नागराज जी थे, हाँ, तो वो मतलब दिव्य मानव की श्रेणी जिनमें, में थे। हाँ, दिव्य मानव की श्रेणी में थे। हाँ हाँ क्योंकि यदि उन्होंने मानवीयता को नहीं पहचाना होता तो मानवीयता और अति मानवीयता और जो अमानवीयता है उसका तुलना नहीं कर पाते, और उसके आधार पे हाँ। ये सारा विश्लेषण जी नहीं कर सकते थे, है ना। जी जी क्योंकि जी। कल्पना के आधार पे विश्लेषण नहीं होता है ना, हाँ हाँ तो होने के आधार पर होता है। हाँ होने हाँ। रहने के आधार पे ही विश्लेषण किया होता जी, है। हम कोई तो फिर कल दिव्य मानव समझे, मुझे क्लियर हुआ। फिर देव मानव की श्रेणी में कौन आते हैं, और मानव? मानव की श्रेणी में जो आते हैं, जिसकी हम लोगों ने अभी पीछे बात की थी ना, हाँ जिनका हाँ स्वभाव धीरता वीरता उदारता हाँ हाँ है ना, जी जिनमें दृष्टि जो है न्याय धर्म सत्य की है, जी। तो वो लोग जो है मानव की श्रेणी में आते हैं, हाँ हाँ है ना। यदि मान लीजिए धीरता वीरता उदारता की जगह दीनता हीनता क्रूरता का स्वभाव है, तो जी। उस स्थिति में वो पशु मानव राक्षस मानव, हाँ, तो भ्रमित कह सकते हैं या पशु, हाँ। भ्रमित मानव कह सकते हैं। जी तो जागृत मानव का मतलब है जब उनका स्वभाव बदल गया है, दीनता हाँ हीनता क्रूरता की जगह उनका स्वभाव धीरता वीरता उदारता हो गया है, और उसमें हाँ यदि हाँ। दया और कृपा और आ गई है, उस हम्म। स्थिति में वो देव मानव है। और यदि करुणा भी आ गया है स्वभाव अच्छा। में, तब हाँ वो हाँ। दिव्य मानव है ना। अच्छा इसके साथ अच्छा। उनमें जो दृष्टि है, वो दृष्टि जो है प्रिय हित लाभ की जगह न्याय हाँ धर्म हाँ। सत्य की दृष्टि हो गई। क्योंकि जो ओके। प्रिय हित लाभ है वो शरीर मूलक दृष्टि है, और जो हाँ न्याय हाँ। धर्म सत्य है वो जीवन, यानी जिसको आत्मा बोलते हैं ना ब्रह्मा कुमारी से, जी जी जी। तो वो जीवन जीवन की क्रिया है। क्योंकि हाँ हाँ यहाँ पे बाबा जी जीवन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जी। जीवन में ही मनवृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा अविभाज्य रूप में रहते हैं, हाँ हाँ इसलिए जीवन का क्रिया के रूप में बोल रहे जी। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। हैं जी। पाठक साहब नमस्कार। नमस्ते भैया। सर मैं हरीश रावत बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ रावत जी बताइए, नमस्ते बताइए। हाँ, थोड़ा सा मैं ये क्लियरिटी ये चाहता हूँ कि जो जीवन जी में प्रत्यावर्तन क्रिया होती है, परावर्तन क्रिया है, जी जी थोड़ा एक एग्जाम्पल दे करके इसको थोड़ा सा और क्लियर करिएगा, जी और जी। इसके अंदर पूरी 10 की 10 क्रियाओं को शामिल करके थोड़ा समझाइए इसको। पढ़ता तो मैं भी अच्छा बहुत हूँ, लेकिन वो मतलब वो क्लियरिटी नहीं बन पा रही है अच्छा अच्छा अच्छा। कि कैसे हम जो है आगे बढ़ते हाँ आगे हाँ। बढ़े आगे बढ़े, और मतलब ये क्लियरिटी हो जाए कि भाई जो प्रत्यावर्तन के अंदर कौन कौन सी जो क्रिया आती है और परावर्तन में फिर कौन सी आती अच्छा अच्छा अच्छा। है। जी मैं कोशिश करता हूँ आपको जी बताने की। जी जी तो ऐसा है, जैसे ये कहा कि मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में क्रियाकलाप होता है ना, और वो जो क्रियाकलाप होता है वो मानव परंपरा में परावर्तित होता है। जी तो
मानव परंपरा में कैसे परावर्तित होता है। तो जो मन का क्रिया है वो व्यक्ति में परावर्तित होता है, वृत्ति और मन और वृत्ति का क्रिया परिवार में परावर्तित होता है, और मन वृत्ति चित्त का जो क्रिया है वो समाज में परावर्तित होता है, और बुद्धि तक का क्रिया जो है वो राष्ट्र अंतरराष्ट्र में आत्मा का राष्ट्र। तो इस तरीके से मानव में व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र है, और जीवन में मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा है। तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में प्रत्यावर्तन का क्रिया होता है। तो जागृत जीवन में प्रत्यावर्तन जो है अनुभव के रूप में रहता है, और जागृत मानव परंपरा में जो परावर्तन है वो मानव परंपरा में प्रमाण के रूप में रहता है। जैसे मन में सुख और वृत्ति में शांति, चित्त में संतोष और बुद्धि में आनंद और आत्मा में परमानंद का अनुभूति होता है। तो यही जब मानव परंपरा में परावर्तित होता है तो वो व्यक्ति में समाधान के रूप में होता है, परिवार में समाधान समृद्धि के रूप में होता है, राष्ट्र में समाधान समृद्धि अभय के रूप में होता है, समाज में, और राष्ट्र में समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व के रूप में होता है, अंतरराष्ट्र में भी ऐसे ही होता है। और यदि इसको और आगे जाते हैं तो मन में उपयोगिता मूल्यानुभूति होती है, वृत्ति में परावर्तन क्रम में उपयोगिता एवं कला मूल्यानुभूति होती है, और फिर चित्त में जाते हैं तब शिष्ट मूल्यानुभूति होती है, और बुद्धि में स्थापित मूल्यानुभूति होती है, और आत्मा में सत्यानुभूति यानी ब्रह्मानुभूति होती है। यही परावर्तित होती है मानव परंपरा में। तो जो उपयोगिता मूल्यानुभूति है वह संस्कार के रूप में व्यक्ति में रहती है। इसके बाद उपयोगिता और कला जो मूल्यानुभूति है वो संस्कार सहित संस्कृति के रूप में परिवार में परिलक्षित होती है। फिर जो शिष्ट मूल्यों की मूल्यानुभूति जो चित्त में होती है वो परावर्तित होकर समाज में सभ्यता के रूप में परावर्तित होती है, और जो स्थापित मूल्यानुभूति है वो विधि विधान संविधान के रूप में परावर्तित होती है, और जो सत्यानुभूति है या ब्रह्मानुभूति है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में परावर्तित होती है। इसको और यदि देखें तो प्रत्यावर्तन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मन में आप्लावन भावपूर्ण, जो आप्लावन होता है जो मन में, वो भावपूर्ण मन में निरंतर संतुलित और समाधानित होने के रूप में रहता है। यानी मन जो है वो भावों के साथ आप्लावित रहता है और नियंत्रित रहता है, संतुलित रहता है, समाधानित रहता है ना। तो जब ये परावर्तित होता है मानव परंपरा में तो व्यक्ति में होगा परावर्तित, तो व्यक्ति में इसका प्रमाण जो है संयमित क्रिया यानी जिसको संवेदनाएं कहते हैं उसके नियंत्रण के रूप में पहचानने में आता है। फिर वृत्ति में जो प्रत्यावर्तन क्रिया होता है वो आप्लावन, विवेचना पूर्व, आस्वादन एवं स्वागत के रूप में रहता है। आप्लावन रहता है, विवेचना पूर्वक, आस्वादन रहता है और स्वागत भाव रहता है। ये जब परावर्तित होता है मानव परंपरा में तो वो मानव मानसिकता के रूप में रहता है। मानव मानसिकता का मतलब होता है नियम त्रय का प्रमाण, नियम त्रय के प्रमाण के रूप में नियम त्रय के प्रति स्वीकृति के रूप में रहता है ना। प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम और बौद्धिक नियम मानव परंपरा। फिर इसके बाद जैसे ही चित्त में प्रत्यावर्तन का क्रिया होती है तो चित्त आप्लावित हो जाता है। तो चित्त का जो आप्लावन है वो विज्ञान पूर्ण, कला, रचना, विवेचना और विचार के रूप में रहता है। ये जब परावर्तित होता है तब इससे अखंड समाज के रूप में और अखंड समाज में न्याय के प्रमाण के रूप में परावर्तित होता है। और इसके बाद जो बुद्धि में आप्लावन रहता है जिसको विवेक पूर्ण बुद्धि मूलक विज्ञान कह रहे हैं, तो जब ये परावर्तित होता है तो मानवीय संविधान के रूप में होता है। और इसी तरीके से जो आत्मा में जो आप्लावन होता है वो आत्मरति में विवेक होता है। आत्मरति में विवेक का मतलब होता है आत्मा जो है वो व्यापक वस्तु के साथ नित्य रति में रहती, जिसको सह अस्तित्व कह रहे हैं, है ना। तो सह अस्तित्व अनुभव का जो परावर्तन है
वो परमाणु सार्वभौम व्यवस्था या सत्य के प्रमाण के रूप में रहता है, ऐसा बाबा जी ने लिखा हुआ है। इसी व्यवहार दर्शन में भी हम लोग आगे जाके इसको पढ़ेंगे। मैं तो डॉक्टर साहब इतना ही समझाता है इसको। जैसे एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लेके हम चलते हैं कि जैसे कभी जो है चाय पीने की मन किया कि चाय पिए, हम्म। तो इसको इस रूप में ले रहा था कि आस्वादन के बाद जो है उसका हमने चयन किया, चयन के बाद उसका तुलन और विश्लेषण किया, विश्लेषण के बाद जो है चित्त में जाके उसका चित्रण आया, 4.5 क्रियाएं होगी यहाँ पे। और जब हम बैक की तरफ आ रहे हैं, हाँ, आ रहे हैं तो वो वापिस वाली क्रिया को मैं प्रत्यावर्तन मान रहा हूँ, और जो ऊपर की तरफ हम चल रहे हैं उसको मैं प्रत्यावर्तन कह रहा हूँ। नीचे वाली की तरफ आना जो है वो परावर्तन हो गया, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ आएंगे तभी जो है वो व्यवहार में आएगा। नीचे की तरफ मतलब ऐसा है कि जैसे हमने एक चाय बनाने की एक छोटी सी जो है एक एक्टिविटी है ना? जी। मैं चाय पीने की मेरी जो है एक इच्छा हो रही है, तो सबसे जी। पहले जो है ये जो भाव आएगा ये मन में आएगा। मन में भाव, चाय पीने का भाव मतलब क्या? मतलब ये है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इच्छा चाय, होगी या भाव होगा, क्या होगा, मतलब आप क्या कहना चाहते मेरे ये कह रहा है कि चाय पीने का जो भाव मेरे में आया, हैं? हाँ, चाय में भी पी नहीं है, भाव आया कि इच्छा हुई? इच्छा हुई जो मेरी, जो है आप ऐसे ले लीजिए, आपके इच्छा अंदर हुई एक इच्छा हुई, चाय पीने की इच्छा चाय हुई। पीने की। अभी हमने चाय हाँ। बनाई नहीं है, चाय का स्वाद नहीं लिया है, हाँ। तो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस चलता है आपका जो है कि जैसे चाय बनानी है उसके लिए जो है पानी का या दूध का या चीनी का इन सब का जो है चयन करना है, कितनी कितनी उसमें गिरेगी, है हम्म। जी। इसके बाद जो है उसका हम उस हिसाब से जो है दृष्टि उसमें क्या है मेरी जो है चाय पीने की जो है ना, मैं केवल स्वाद के लिए चाय पी रहा हूँ, मजे के लिए चाय पी रहा हूँ, या कोई प्रिय हित की जो दृष्टि उसमें इन्वॉल्व है वो प्रिय है, हित है या लाभ के लिए पी रहा हूँ, उसका विश्लेषण पूर्वक जो विचार बनेगा उसका जो है चित्त में जाके जो चित्रण होगा। तो यहाँ तक तो मैं जो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ मैं इसको प्रत्यावर्तन मान रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। इसमें इस तरीके से नहीं समझ में आएगा। अच्छा। प्रत्यावर्तन का मतलब तभी है जब तक जागृति शुरू नहीं होती, उसके पहले प्रत्यावर्तन नहीं, 4.5 क्रिया रहती। 4.5 क्रिया में प्रत्यावर्तन नहीं होता है। वो सब जो प्रत्यावर्तन परावर्तन भ्रम के अर्थ में होता है, अपन जब जागृत परंपरा में इसको जागृत जीवन में अध्ययन करते हैं 10 क्रियाओं का, हाँ, 10 तो वो क्रिया में। उसी हाँ। प्रकार से होता है जैसा मैंने बताया। दूसरी हाँ, बात है हाँ। कि व्यक्ति में जब इसको समझने जाते हैं तो एक सीमा से आगे समझ नहीं सकते। अच्छा। तो जो प्रत्यावर्तन को यदि हम मानव परंपरा में समझते हैं तब हम पूरा समझ पाते हैं। जैसे व्यक्ति में जो परावर्तन है वो समाधान से आगे नहीं, जैसे समृद्धि समृद्धि परावर्तित नहीं होती है ना। तो पहले समृद्धि का अनुभव होता है ना, जो जी। जीवन जीवन में प्रत्यावर्तन के समय हम्म। अभाव के अभाव का हमको अनुभव होता है, अनुभूति होती है, भास आभास प्रतीति जो भी आप बोले वो होता है ना। हाँ, हाँ। अब ये जो अभाव का अभाव है जब ये परावर्तित होगा तो वो समृद्धि के रूप में होगा, ठीक है, बिल्कुल। है ना। तो समृद्धि व्यक्ति में तो होती नहीं, परिवार में होती है। हाँ जी। तो इसीलिए अभिभाज्यता में जीवन को समझना होता है ना, जीवन को, और नहीं, व्यक्ति को भी अभिभाज्यता में समझना होता है। यदि आप व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में समझेंगे तो ये सह अस्तित्ववाद कभी स्पष्ट नहीं होगा। तो यदि हम व्यक्ति को समाज की अभिभाज्यता में समझते हैं, समाज यानी अखंड समाज, अखंड मैं समाज की अभिभाज्यता में व्यक्ति को समझते हैं तभी व्यक्ति समझ में आएगा, नहीं तो व्यक्ति समझ में नहीं आएगा। ये भी ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करिए कल की डेट में जब ये एजुकेशन के अंदर मान लीजिए ये आता है और हमको जो है कि स्टूडेंट्स को जो है इसके बारे में समझाना है, जी। मेरे सामने एक ब्लैक बोर्ड है, जी। तो मैं चलूंगा तो सूक्ष्म से जो है वो व्यापक की तरफ चलूंगा, तो वहां नहीं पर भी नहीं, हम। हमको इतना ही तो समझाना है कि प्रत्यावर्तन परावर्तन क्या है ना, इतना ही हाँ। समझाना है ना। हाँ जी।
तो पहले अंदर में शांति होती तब बाहर शांति होती, अंदर युद्ध होता तो बाहर युद्ध होता है। ये इतना ही तो है प्रत्यावर्तन परावर्तन। इसको समझाने में कितनी देरी लगती। आदमी के अंदर में हिंसा होगी तो बाहर हिंसा आएगी, ये परावर्तन है ना। हाँ, वो आदमी समाज के अंदर समझदारी होगी तो बाहर परावर्तित होगी समझदारी। तो कहाँ परावर्तित होगी? तो उसके विचार में होगी, व्यवहार में होगी, कार्य में होगी, व्यवस्था में होगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति समझदार है, वो परावर्तित होता है, तो किस रूप में होगा? अभिव्यक्ति के रूप में होगा। तो विचार की अभिव्यक्ति, विचार की संप्रेषणा, है ना। व्यवहार की अभिव्यक्ति, व्यवहार की संप्रेषणा, और कार्य की अभिव्यक्ति, कार्य की संप्रेषणा। जैसे कोई व्यक्ति सीख गया है, कोई कहता है मैं मैकेनिक हूँ और मुझे जो है मैंने समझ लिया, यानी उसके अंदर प्रत्यावर्तन हो गया समझ के रूप में, है ना, स्किल का, गाड़ी को सुधारने का, उसके अंदर एक समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई। तो जब वो गाड़ी को ठीक करेगा तो पता लगेगा कि वो परावर्तित होगी जो समझ है। यदि उसने मान लिया है कि वो मैकेनिक हो गया है, हुआ नहीं है, तो सुधारने जाएगा तो बिगाड़ देगा गाड़ी, है ना। तो गलत जो परावर्तन होगा तो अंदर जो कुछ रहता है वही बाहर परावर्तित होता है। इतना ही है बस मामला। प्रत्यावर्तन परावर्तन को कह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। और ये जो प्रत्यावर्तन परावर्तन है, ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के बीच में भी बना रहता है ना। जैसे अनुभव परावर्तित होता है बुद्धि में, है ना। बुद्धि परावर्तित होती है चित्त में, चित्त परावर्तित होता है वृत्ति में, वृत्ति परावर्तित होती है मन में, फिर मन जो है परावर्तित होता है उस कहाँ पे होगा? तो इंद्रियों में, है ना। तो इंद्रिय संयमता के रूप में मन का परावर्तन होगा जागृत मानव में, है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा रहता है और ये क्रम बना रहता है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक। जैसे व्यक्ति परावर्तित होगा तो कहाँ होगा? परिवार में। परिवार परावर्तित कहाँ होगा? समाज में। समाज कहाँ परावर्तित होगा? राष्ट्र में। राष्ट्र कहाँ परावर्तित होगा? है ना, अखंड समाज में। अंतर्राष्ट्र में। अंतर्राष्ट्र कहाँ परावर्तित होगा? यदि उसमें कोई समझ है अंतर्राष्ट्र में, वो परावर्तित होगी प्रकृति की व्यवस्था में। यदि प्रकृति व्यवस्था के अर्थ में वो जीता है तभी उसकी अखंड समाज की जो जागृति है उसका प्रमाण आता है। इसी तरीके से जिसको अपन प्रत्यावर्तन कह रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे? तो सह अस्तित्व में प्रकृति को देखने से, है ना, चारों अवस्थाओं के सह अस्तित्व में मानव को देखने से, है ना। तो मानव समाज में अखंड समाज में परिवार को देखने से, परिवार की अविभाज्यता में मानव को देखने से, ये प्रत्यावर्तन है जो क्रम से। अब मानव को समझने जाते हैं तो शरीर और जीवन के रूप में समझेंगे, है ना। फिर जीवन को समझने जाते हैं तब फिर मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इस तरीके से एक क्रम है जिसको हम लोग अनुभवगामी विधि होते हैं ना। तो प्रत्यावर्तन परावर्तन को समझाना बहुत आसान काम है, इसके लिए कोई कठिन काम नहीं। हर बच्चे में होता ही है, वो जो समझा रहता है वही तो बोलता है। वो जो बच्चा बोलता है वो परावर्तन है, जो समझता है वो प्रत्यावर्तन। वो मेरा तो इसमें ये ऐसा था ना कि किस तरह से जीवन क्रियाओं में ये चलता है और कैसे फिर ये परावर्तन होता है, यहाँ पे ये बिंदु था समझने का। हाँ, तो मूल बात है हमको किस बच्चे को समझाना है। अभी छोटे बच्चे को जीवन क्रियाएं समझाना है या केवल प्रत्यावर्तन परावर्तन समझाना? तो प्रत्यावर्तन परावर्तन इस रूप में ही समझा सकते हैं कि बच्चे में जो समझने का क्रिया है वो प्रत्यावर्तन है, जो अभिव्यक्त करने का क्रिया है वो परावर्तन है, क्योंकि जो समझ है वही भाषा के रूप में अभिव्यक्त होती है, जो परावर्तन है ना। ठीक है रावत जी? हाँ ठीक है। इन्हें जो बच्चे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है वो तो प्रत्यावर्तन हो रही है, वो प्रत्यावर्तन क्रिया है। और इसके बाद वो जो उसको एक्सप्रेस कर रहा है वो परावर्तन है। राइट जी, धन्यवाद। जी जी जी। तो हर चीज परावर्तित होती है, जो अभिव्यक्तियां हैं वो सारी की सारी परावर्तित। जैसे प्रकृति का भी एक्सप्रेशन जो है ना वो उसका प्रत्यावर्तन है। उसमें जो अंतर्निहित विधि है उसको जब हम समझते हैं तो वो एक प्रकार से उसमें
प्रत्यावर्तन क्रिया है, और जब वो अभिव्यक्त होती है तो परावर्तित होती है। ठीक। जैसे प्रकृति में प्राकृतिक छटा है और मानव में छवि है, तो मानव में जो छवि है वो उसके अंदर के चित्त की जागृति का हाँ, परावर्तन है छवि के परावर्तन। रूप में। ठीक। और प्रकृति में जो प्राकृतिक छटा है, प्राकृतिक छटा का मतलब होता है जो प्राकृतिक व्यवस्थात्मक सौंदर्य है ना, उसकी तो वो नर्सरी। प्रकृति अभिव्यक्त कर रही है, यानी प्रकृति के आंतरिक जो सौंदर्य है उसको वो अभिव्यक्त कर रही है, जिसको प्राकृतिक छटा कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे मानव में मानवीयतापूर्ण आचरण है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण परावर्तन की क्रिया है, प्रत्यावर्तन नहीं। इसको समझना प्रत्यावर्तन है। मानवीय आचरण क्या होता है इसको समझना प्रत्यावर्तन है। मानवीय आचरण जब किसी के जीने में आता है तब वो परावर्तन है। परावर्तन। ठीक है ना। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर। जैसे जैसे लोग ये भी कहते हैं ना कि युद्ध पहले आदमी के अंदर में होता, मन में होता है, जी। फिर वो जमीन पे होता है। तो जो जमीन पे हो रहा है वो परावर्तन है, अंदर जो हो रहा है वो प्रत्यावर्तन। हम लोग एक ऐसा फेमस कोट पढ़ते हैं ना, ठीक है सर। ठीक है और बीच बीच में जरूर आप ऐसी जिज्ञासाएं रखते रहिए, ताकि अच्छा रहता है, चर्चाएं हो जाती है ना। ठीक है। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये कहा कि संस्कार, तो लिखा है पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार है, यही मानव का प्रारब्ध है। अब यहाँ एक शब्द और आ गया, प्रारब्ध है। तो पहले लिखा पूर्णता के अर्थ में स्वीकृति ही संस्कार है, फिर लिखा है कि दूसरे नंबर पॉइंट में लिखा है प्रमाणित होने के लिए पहले से जो संस्कार समाधान के अर्थ में प्राप्त है वह संस्कार है। प्रमाणित होने के लिए पहले से जो समाधान के अर्थ में प्राप्त है वो संस्कार है। संस्कार के अर्थ में ज्ञान विवेक विज्ञान ही प्राप्त रहता है। मानव परंपरा में ज्ञान विवेक विज्ञान ही प्राप्त रहता है, तो इसलिए ज्ञान विवेक विज्ञान ही संस्कार हुआ है ना। फिर लिखा है पूर्णता के अर्थ में कृतियों को साकार करने में क्रियाकलाप सहित प्रवृत्तियां और समझदारी ही संस्कार है। तो मूल रूप से ज्ञान विवेक विज्ञान क्या है, तीनों को मिला के समझदारी कहेंगे, क्योंकि अज्ञान अविवेक और जिसको अभिज्ञान कहें वो ना समझिए, तो इसलिए समझदारी ही संस्कार है ना, जिसको कहते हैं। फिर लिखा है कि पूर्णता के अर्थ में कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित और अनुमोदित विधि से की गई कृतियां ही संस्कार हैं। अब ये जो संस्कार परावर्तित हो रहा है, कैसे परावर्तित हो रहा है, कायिक वाचिक मानसिक क्रियाकलाप के रूप में और कृत कारित अनुमोदित विधि से, है ना। तो कायिक रूप से किया गया, कायिक रूप से कराया गया, कायिक रूप से अनुमोदित किया गया, वाचिक रूप से किया गया, वाचिक रूप से कराया गया, वाचिक रूप से अनुमोदित किया गया, मानसिक रूप से किया गया, मानसिक रूप से कराया गया और मानसिक रूप से अनुमोदन किया। इस तरीके से 9 प्रकार की कृतियां जिनको कर्म भी कहते हैं, उस रूप में भी संस्कार रहता है। तो जब ये इस रूप में रहता है तो ये परावर्तन हो गया, और जब समझदारी के रूप में रहता है तो प्रत्यावर्तन हो गया। तो संस्कार ही परावर्तित होके मानवीय क्रियाकलाप के रूप में परावर्तित होता है। फिर प्रारब्ध शब्द का क्या मतलब है, जैसे यहाँ लिखा है यही मानव का प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब है कि जो हमको पहले से प्राप्त है, जैसे हम जब जन्म लेते हैं उस समय हमको प्राप्त है, तो प्रारब्ध है। लेकिन यहाँ पर और भी एक तरीके से बाबा जी ने समझाया है, जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, क्योंकि हम जितना जानते उससे कम चाहते। जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, हम जितना चाहते हैं उससे कम ही करते हैं ना। जितना कर पाता है उससे कम, हम जितना करते हैं उससे कम भोग पाते हैं, उतना हम भोग नहीं पाते। तो जितना भोगा नहीं जाता वह प्रारब्ध है। अब जो बच गया भोगने से वो प्रारब्ध है। तो जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, जितना चाह पाता है उतना
कर नहीं पाता है, जितना कर पाता है उतना भोग नहीं पाता, और जितना भोगा नहीं जाता वह प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध को दो तरीके से यहाँ पर स्पष्ट किया है ना। फिर आगे लिख रहे हैं कि गठनशील परमाणु अणुबंधन भार बंधन सहित होता है। परमाणु में संकोचन प्रसारण क्रिया में वृद्धि होने के फलन में परमाणु तत्काल समूह से मुक्त हो जाता है। समूह से मुक्त हो जाता है मतलब जैसे लोहे के परमाणु इकट्ठे रहते हैं, वो उससे मुक्त हो जाते हैं तथा गठन पूर्ण हो जाते हैं, और फिर जब वो उससे मुक्त होते हैं तभी गठन पूर्ण हो जाते हैं। यही जीवन परमाणु है, जिसको जीवन परमाणु कह रहे हैं। और ये जीवन परमाणु जो है वो अणुबंधन भार बंधन से मुक्त है, और उसमें क्या पहचानने में आ रहा है, तो आशा बंधन से युक्त है। तो आशा बंधन से युक्त होना ही गठन पूर्णता का प्रमाण है। गठन पूर्णता का प्रमाण स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार के रूप में स्पष्ट हो जाता है। तो ये जो गठन पूर्णता होती है उसके बाद जीवन में स्वत्व स्वतंत्रता और अधिकार के रूप में स्पष्ट होने की प्रवृत्ति को पहचानते हैं। फिर कह रहे हैं कि अस्तित्व में भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रियाएं, ये 3 प्रकार की क्रियाएं ही सदा वर्तमान हैं। इसके अंतर संबंध को पहचानने के क्रम में भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया से संक्रमित इकाई के रूप में, भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया से संक्रमित इकाई के रूप में चैतन्य इकाई स्वयं को जीवन के रूप में पहचानता है। इसको पहचान सहित प्रमाणित करने वाला मानव ही है। समूह से अलग होने का फल ही है कि परमाणु अपनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से अधिक विस्तार में कार्य करने में सक्षम हो जाता है। तो जो परमाणु जो है, जो अणुबंधन भार बंधन में रहता है, उससे मुक्त होके जब वो गठन पूर्णता के रूप में संक्रमित होता है, तब परमाणु अपनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से अधिक कार्य क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम हो जाता है, और इसीलिए उसका जो पहचान है वो पुंजाकार रूप में होता है। पुंजाकार का मतलब होता है शरीर जिस आकार का होता है उस रूप में परमाणु जो है, जीवन परमाणु उस रूप में गति करता रहता है। तो इसी कारण से वो पुंजाकार रूप में पहचानने में आता है। फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक जीवन शरीर के द्वारा ही आशानुरूप उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील है, इसी हेतु वह अणु समूह से पृथक है। फिर आगे लिखा है कि चैतन्य व जड़ का योग जड़ क्रियाओं में पाए जाने वाले क्षोभ का ही परिणाम चैतन्य अवस्था है, क्योंकि श्रम का क्षोभ ही विकास के लिए कारण है। तो जड़ क्रियाओं में पाए जाने वाले क्षोभ का ही परिणाम चैतन्य अवस्था है, क्योंकि श्रम का क्षोभ ही विकास के लिए कारण है। इसके फलस्वरूप ही विश्राम की तृषा है। उपरोक्त संबंध में प्रत्येक जड़ परमाणु ही विकास क्रम में संक्रमित होकर चैतन्यता प्राप्त करता है। चैतन्य में जो कुछ अध्यास की रेखाएं हैं, चैतन्य में जो कुछ अध्यास की रेखाएं हैं वह अपूर्ण हैं ही। चैतन्य इकाई अग्रिम विकास चाहती है। हर विकसित, अब क्योंकि हर परमाणु जो है वो गठन पूर्ण होना चाहता है, उस रूप में अध्यास को पहचानते हैं। तो जो अध्यास है वो चैतन्य इकाइयों में बना रहता है, और इसीलिए कह रहे हैं कि जो चैतन्य इकाई है वो अग्रिम विकास चाहती है। हर विकसित इकाई अविकसित इकाई का परस्पर जागृति के लिए पूरकता के अर्थ में उपयोग करती है। जागृति के मूल में मानव कुल के हर इकाई में अपने शक्ति का अंतर नियोजन आवश्यक है। जागृति के मूल में मानव कुल के हर इकाई में, यानी प्रत्येक मानव में अपनी शक्तियों का अंतर नियोजन आवश्यक है, क्योंकि शक्तियों की इकाई की शक्ति के बहिर्गमन होने पर ह्रास परिलक्षित होता है। कह रहे हैं कि इकाई की शक्ति के बहिर्गमन होने पर ह्रास परिलक्षित होता है। शक्तियों के अंतर नियोजन
शक्तियों के अंतर्निहित होने पर विकास परिलक्षित होता है। अंतर्नियोजन का तात्पर्य प्रत्यावर्तन, अभी जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रत्यावर्तन व स्वयं में निरीक्षण परीक्षण पूर्वक निष्कर्ष निकालने और प्रमाणित करना ही है। तो अंतर्नियोजन का मतलब है प्रत्यावर्तन का क्रिया, और दूसरा स्वयं में निरीक्षण परीक्षण पूर्वक निष्कर्ष निकालना और फिर उन निष्कर्षों को प्रमाणित करना। फिर यहाँ अध्यास को फिर एक तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया है, मानसिक स्वीकृति सहित संवेदनाओं के अनुकूलता में शारीरिक क्रियाओं में जो प्रक्रियाएं संपन्न होती है उनकी अध्यास संज्ञा है। उसी को यहाँ पर वंशानुक्रम भी लिखा है। वंशानुक्रम जो पिछले पेज में हमने पढ़ा था कि जड़ पक्ष के परिणाम का जो कारण है उसे अध्यास या वंशानुक्रम संज्ञा है। तो ये जो वंशानुक्रम के रूप में जो अध्यास रहता है उसके बारे में बता रहे हैं, मानसिक स्वीकृति सहित संवेदनाओं के अनुकूलता में शारीरिक क्रिया से जो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसका नाम अध्यास है ना, उसी की अध्यास संज्ञा है। फिर इसके बाद लिखा है, प्राणावस्था में अवस्थित रचना रूपी इकाइयां वनस्पति हैं। इसके मूल में प्राण कोशाएं हैं। प्राणावस्था की इकाइयों की संरचना पदार्थावस्था की वस्तुओं से है। प्राण कोशाओं की परंपरा बनी रहे इसके लिए रचनाएं संपन्न होती रहती हैं। निश्चित प्रयास की रचना किसी एक निश्चित अवधि तक पहुंचती ही है, जिसे हम पेड़ पौधों के रूप में देखते हैं। अब इनकी बीजावस्था आती है। अस्तित्व को बनाए रखने के क्रम में प्रयास में ही प्राणावस्था में बीजों का निर्माण हुआ। बीज में पूरे वृक्ष की रचना विधि सहित प्राण कोशाएं निहित रहती हैं। बीज में पूरे वृक्ष की रचना विधि सहित प्राण कोशाएं निहित रहती हैं। फलस्वरूप ही बीज में पूरे वृक्ष की रचना विधि धारित किए हुए प्राण कोशाएं अवस्थित रहती हैं या रहते हैं। इसीलिए बीज पुनः उसी प्रकार की संरचना करने में समर्थ होते हैं। इसी का नाम है बीज वृक्ष न्यास। यही बीज वृक्ष न्यास कहलाता है। वनस्पतियों की जातियों की उत्पत्ति का जो कारण है वो नैसर्गिक दबाव तथा संग्रहण प्रतिक्रियाओं के भेद से ही है। वनस्पति की जातियों की उत्पत्ति का जो कारण है वो नैसर्गिक दबाव और संग्रहण प्रतिक्रिया के भेद से ही है। एक पेज और पढ़ लेता हूं, फिर अपन डिस्कस करते हैं ना। यह मानव शरीर रचना की निपुणता सूक्ष्म प्राण कोशाओं में प्राणावस्था की रचनाओं से लेकर ज्ञानावस्था के शरीर रचना तक संपन्न होती है। प्राण कोशाएं अपने स्वरूप में समान होती हैं तथा रचना विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। साथ ही प्राणावस्था की रचना में कुशलता के जितने भी वर्ग हैं उससे अधिक जीवावस्था में और उससे अधिक ज्ञानावस्था में हैं। क्योंकि शरीर रचना में जो मौलिक विकास हुआ है उतने ही पक्ष की स्पष्टता इन रचना विधियों में समाविष्ट हो चुकी है। तो जैसे वनस्पति संसार की जो प्राण कोशाएं हैं जब वो विकसित होकर जीव संसार की रचनाओं के रूप में आती हैं तो उसमें जीव संसार की विधि भी उसमें समाहित हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि प्राणावस्था की जो रचना में जो कुशलता के जितने भी वर्ग हैं उससे अधिक, क्योंकि उसमें प्राणावस्था के जितने थे वो तो हैं ही, फिर जीवावस्था के और उसमें शामिल हो गए और ज्ञानावस्था में और उसमें प्राणावस्था और जीवावस्था के अलावा ज्ञानावस्था की विधि भी उसमें शामिल हो गई है ना। क्योंकि शरीर रचनाओं में जो मौलिक विकास हुआ है उतने ही पक्ष की स्पष्टता इन रचना विधियों में समाविष्ट हो चुकी है। सर्वोच्च विकसित रचना मानव शरीर में मेधस ही है। तो कह रहे हैं कि जो सर्वोच्च विकसित रचना मानव शरीर के अंदर भी वो जो मेधस है
जो बाकी सभी अंग अवयवों की तुलना में ज्यादा विकसित है। फिर कह रहे हैं कि संपूर्ण समृद्धिपूर्ण मेधस तंत्र युक्त मानव शरीर ही है। तो जो मानव का शरीर है वो समृद्धिपूर्ण मेधस तंत्र युक्त मानव शरीर ही है, जबकि जीव शरीर में समृद्धिपूर्ण मेधस नहीं है, मेधस तंत्र युक्त जो है जीव शरीर है। शरीर रचनाओं के संबंध में वंश को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बीज संयोजन क्रिया अर्थात वंश परंपरा प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था में अपने मौलिकता के साथ है। रचना के आधार पे बीज संयोजन के संबंध में सैद्धांतिक साम्यता पाते हुए, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, रचना के आधार पर बीज संयोजन के संबंध में सैद्धांतिक साम्यता पाते हुए प्राणावस्था की इकाई की स्थिति एवं व्यवहार, जीवावस्था की स्थिति और व्यवहार तथा ज्ञानावस्था की स्थिति और व्यवहार में मौलिक अंतर है। अतः स्पष्ट है कि रचना विधि के आधार पर विविधताएं हैं और यह सब जो है स्वयं स्फूर्त क्रिया है। फिर इसके बाद लिखा है, ज्ञानावस्था में मानव ही चारों अवस्थाओं का दृष्टा है। चैतन्य इकाई यानी मानव में एक रूपता, जागृति को पाने हेतु प्राप्त समझ ही संस्कार है। यानी चैतन्य इकाई में जो विविधता है, वो विविधता जब एक रूपता के रूप में पहचानने में आती है, तब जागृति को पाने के लिए जो समझ है उसी का नाम संस्कार है। यह समझ ही मानव के लिए समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का कारण है, यानी समाधान समृद्धि के रूप में परावर्तित हो गई है। समझ के आधार पर व्यवहारकारी होता है, क्योंकि समझ संस्कार है, संस्कार के आधार पे ही व्यवहारकार होता है। तो समझ जो है वो प्रत्यावर्तन है, व्यवहारकार परावर्तन है। इससे सिद्ध होता है कि चैतन्य इकाइयाँ आशा, विचार, इच्छा, रितंबरा एवं अनुभव का ही रूप है। उसी रूप की अभिव्यक्ति में जो सार्थकता है वह स्वयं में अनुभव मूलक आशाओं, विचारों, इच्छाओं और रितंबरा और अनुभव का बीज रूप और प्रमाण है। मानव जब तक जड़ पक्ष के अधिमूल्यन से मुक्त नहीं होता है, मानव जब तक जड़ पक्ष के अधिमूल्यन से मुक्त नहीं हो सकता है, तब तक अपने में निर्भ्रमता को संपन्न करने योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता को सिद्ध नहीं कर लेता है। क्योंकि यदि जड़ पक्ष का आस्वादन रहेगा तो उसमें शक्तियों का अंतर्नियोजन भी नहीं होगा और प्रत्यावर्तन की क्रिया भी संपन्न नहीं होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो जड़ पक्ष का जो आसक्ति है या जो अधिमूल्यन है, हमने उसको ज़्यादा प्राथमिक मान लिया है ना। उससे जब तक मुक्त नहीं होते हैं तब तक स्वयं को जीवन के रूप में समझना और जीवन में निर्भ्रमता को पाना ये संभव नहीं होता है। यह केवल जागृति से ही संभव है। ऐसी क्षमता, योग्यता, पात्रता सिद्ध होने तक जड़ पक्ष और इंद्रिय संवेदनाओं पर, जड़ पक्ष यानी शरीर और इंद्रिय संवेदनाएं यानी जो ज्ञान इंद्रिय हैं, पर नियंत्रण व संतुलन पाना स्वाभाविक सिद्ध नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि जब तक जागृति नहीं होती है तब तक जो जड़ पक्ष है और जो इंद्रिय संवेदनाएं हैं उनको नियंत्रित करना और संतुलित कर पाना स्वभाव सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि भ्रमित विधि से मानव शरीर से सुख पाने की अपेक्षा में आशा, विचार, इच्छा को फैलाता है। क्योंकि भ्रमित विधि से मानव शरीर से सुख पाने की अपेक्षा में आशा, विचार, इच्छा को फैलाता है, ऐसे भ्रमित कार्यकलाप करता है। जागृति विधि से स्पष्ट होता है कि मानव वंश और जाति एक है तथा वैचारिक विविधता जो है वो ब्रह्मवश है। जागृति विधि से यह स्पष्ट होता है कि मानव वंश यानी जो शरीर रचना है और जाति एक ही है और जो वैचारिक विविधताएं दिखती हैं वह भ्रमवश हैं। फिर इसके बाद ये कहा गया, जैसे एक
नंबर का कोई उदाहरण दे रहे हैं शायद। भ्रमित मानव कुछ समय तक उदार चित्त रहता है, परंतु कुछ काल के पश्चात कृपण हो जाता है। इसी प्रकार विभिन्न दिशाओं में विपरीत कार्य संपन्न करता हुआ मानव जीवन परिलक्षित होता है। मानव का इन्हीं सविपरीत क्रियाओं में ही अपनी मानसिकता प्रतिदर्शन करना सिद्ध हुआ है। यही भ्रमित मानव का स्वरूप है, पुनर्विचार का भी प्रेरक है। भ्रमित मानव कुछ समय तक उदारचित्त रहता है, किंतु कुछ काल के पश्चात कृपण हो जाता है। इसी प्रकार विभिन्न दिशाओं में विपरीत कार्य संपन्न करता हुआ मानव जीवन परिलक्षित होता है। मानव का इन्हीं सविपरीत क्रियाओं में ही अपनी मानसिकता प्रतिदर्शन करना सिद्ध हुआ है। यही भ्रमित मानव का स्वरूप है, पुनर्विचार का भी प्रेरक है। फिर इसके बाद है दूसरे नंबर दो पॉइंट। एक व्यक्ति अजागृत है, दूसरे जागृत व्यक्ति के संपर्क में आकर उसमें जागृति के लिए तृषा उत्पन्न होती है, उसमें जागृति आरंभ होती है। यह वातावरण के प्रेरणा बस पाई जाने वाली जागृति क्रम और जागृति प्रक्रिया है। फिर अगला सूत्र है, जागृति की निरंतरता ही मानव परंपरा सहज महिमा है। जागृति क्रम में संस्कार दो भेद से हैं, सुसंस्कार और कुसंस्कार। सुसंस्कार को कहा है कि जागृति योग प्रवृत्तियां जो मानव के द्वारा व्यवहृत हैं और विचार रूप में अवस्थित हैं, समृद्ध समाधानित और सार्थक प्रवृत्तियां सुसंस्कार हैं। और कुसंस्कार क्या है? तो जीवों के सदृश जीने की प्रवृत्ति। और यदि इनको देखेंगे तो वो क्या है? तो संग्रह, तो कुसंस्कार में जो प्रवृत्ति वैचारिक प्रवृत्ति है वो है संग्रह, अविद्या और भय, द्वेष और अहंकार, है ना। और जो संस्कार के रूप में है वो असंग्रह है, स्नेह, विद्या, अभय और निरहंकार या सरलता। तो कुसंस्कार यानी जीवों के सदृश जीने की प्रवृत्ति, यानी स्वयं को शरीर मान के जीने की जो प्रवृत्ति। विकास की ओर कुंठित करने वाली प्रवृत्तियां जो मानव के द्वारा व्यवहृत हैं और विचार रूप में अवस्थित हैं, अर्थात ह्रास की ओर गति योग प्रवृत्तियां एवं विचार कुसंस्कार हैं। समस्त संस्कार अंततो गत्वा प्रवृत्तियों एवं इच्छा के रूप में प्रवर्तित समय, स्थान और अवसर पाकर कार्य, क्रिया और व्यवहार और अनुभूति के रूप में प्रमाणित होते हैं। समस्त सुसंस्कार अंततो गत्वा प्रवृत्तियों और इच्छाओं के रूप में प्रवर्तित होकर समय, स्थान, अवसर पाकर कार्य, क्रिया, व्यवहार एवं अनुभूति के रूप में प्रमाणित होते हैं। मानव ने जड़ चैतन्य एवं व्यापक के संबंध में अपने महत्व को पहचानने का प्रयास किया है। व्यापक सत्ता अथवा ज्ञान की अनुभूति के बिना पूर्ण विवेक और विज्ञान का उदय नहीं होता है। व्यापक सत्ता अथवा ज्ञान की अनुभूति के बिना पूर्ण विवेक एवं विज्ञान का उदय नहीं होता है। पूर्ण विवेक एवं विज्ञान के अभाव में सामाजिकता के संरक्षण संवर्धन संभव नहीं है। पूर्ण विवेक एवं विज्ञान के अभाव में सामाजिकता का संरक्षण संवर्धन संभव नहीं है। समुचित विधि एवं व्यवस्था के अभाव में मानव के द्वारा मानव का शोषण होता है। समुचित विधि व्यवस्था के अभाव में मानव के द्वारा मानव का शोषण होता है।
फिर लिखा है कि पूर्ण विवेक एवं विज्ञान के उदय के अभाव के कारण जो जैसा है उसे वैसा समझने में मानव असमर्थ हो जाता है, यही भ्रम का कारण है। जो जैसा है उसे वैसा समझने में मानव असमर्थ होता है, यही भ्रम का कारण है। सर्वप्रथम मानव स्वयं को ही समझना चाहता है, पर उपरोक्त वर्णित असमर्थता के कारण स्वयं का सही सही मूल्यांकन नहीं कर पाता है। इसी स्थिति में पूर्व में भ्रांत के नाम से परिचित कराया। शोषण क्रिया इसी भ्रांति स्थिति का परिणाम है। अतः जागृति की ओर प्रवृत्त होने के लिए एक मानव की सार्थक प्रयुक्ति यही है कि वह अपने में जागृत मानव के निर्देश, आदेश एवं संदेश की ओर अपनी ग्रहणशीलता को अभिमुख बनाए रखे। जागृति की ओर प्रवृत्ति के लिए एक मानव की सार्थक प्रयुक्तियां यही है कि वह अपने से जागृत मानव के निर्देश, आदेश एवं संदेश की ओर अपनी ग्रहणशीलता को अभिमुख बनाए रखे। केवल इसी प्रक्रिया से मानव सृष्टि में अपने महत्व को जानने व पहचानने में सफल होता है। अपने महत्व को जानने व पहचानने पर ही विश्राम सहज उपलब्धि संभव है। सर्व शुभ हो। तो हम लोगों ने ये अध्याय 4 का पूरा पठन कर लिया। अभी इसमें कुछ चर्चा करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। हाँ जी भैया, रावत जी, कुछ करना है चर्चा? ये जो जागृति क्रम में संस्कार के 2 भेद हैं, सुसंस्कार और कुसंस्कार। जी। तो सुसंस्कार और कुसंस्कार जो है मनुष्य जीवन में, जो हम व्यवहारिक जीवन में जीते हैं, तो सुसंस्कार भी प्रदर्शित होते हैं और कुसंस्कार भी होते हैं। तो हम पूर्ण रूप से सुसंस्कारित बनने के लिए क्या क्या, मतलब हम, जैसे इसमें मार्गदर्शन जरूर दिया है, मगर अपने व्यवहार से हमें कुछ सरल ढंग से बताइए ताकि कुसंस्कारों को शून्य किया जा सके। थोड़ा सा ये इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। हम लोग जी अभी सर। जैसे जैसे इस मानव व्यवहार दर्शन में आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें स्पष्ट की गई हैं। ओके मोटे सर। तौर से हम केवल इतना बता रहे हैं कि यदि हम स्वयं को शरीर मान के जीते जी जी। और दूसरी स्थिति में हम स्वयं को जीवन मान के जीते, ये 2 स्थितियां हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ स्वयं को शरीर मान के जीते हैं तो समस्याएं होती हैं। क्यों होती हैं? प्रश्न आएगा, क्यों हाँ। होती है? तो जैसे मानव परंपरा को देखते हैं तो मानव परंपरा में रंग और नस्ल के आधार पर समुदाय बने, और हाँ रंग नस्ल के आधार पे जो समुदाय बने वो आपस में लड़ाई झगड़े करते रहे, है ना। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो नस्ल के आधार पे हुआ। तो जी। क्योंकि जो शरीर के, यदि हम शरीर को प्राथमिक मानते हैं तो शरीर के रंग के आधार पे भेद करते हैं, जिसको अपन ब्लैक और व्हाइट का भेद कर रहे हैं ना, गोरे काले का भेद। और गोरे काले के संघर्ष के रूप में हमने युद्ध को देखा। उसी तरीके से नस्ल का भेद करते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो हिटलर था उसने कहा कि उसकी जो नस्ल है ना, नस्ल शरीर की होती है, जीवन का तो कोई नस्ल होता नहीं, है ना। सही तो है। उन्होंने कहा कि उनकी जो नस्ल है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तो नस्ल के आधार पे भी जो समुदाय बनता है वो अपने को श्रेष्ठ माने रहता है। जैसे रंग के आधार पे जो समुदाय बने तो उसमें जो काले हैं वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और गोरे अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। गोरे कालों को हे मानते हैं और काले गोरों को हे मानते हैं ना। तो इसमें जो समुदाय शक्तिशाली होता है वो दूसरे का शोषण करता है।
उनको अपराध करता है, उनको गुलाम बना के रखना चाहता है। ये शरीर मूलक प्रणाली से जीने का एक स्वरूप है। अब दूसरा विधि है कि हम जब शरीर के साथ जीते हैं तो इंद्रियों के साथ जीते हैं, है ना। तो इंद्रियों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के साथ जीने का प्रयास करते हैं। इसके साथ जीने का मतलब क्या है, इनमें जो भी सुख, क्षणिक सुख है, उसको पाने की कोशिश करते हैं, है ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में जो भी अपना क्षणिक सुख है उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो इसी को यदि फैला दें अपन मानव परंपरा में, तो इससे क्या हुआ, कंज्यूमरिज्म आ गया, है ना। इससे सुखी होने का मानव ने प्रयास किया, उससे उपभोक्तावाद आ गया, उपभोक्तावादी बाजार हो गया, उपभोक्तावादी जो है समुदाय हो गया, उपभोक्तावाद के समर्थन में शिक्षा हो गई, उपभोक्तावाद के समर्थन में मीडिया हो गया। तो ये सारा उपभोक्तावाद जो है वो शरीर से सुखी होने का जो प्रयास है उसके क्रम में विकसित हुआ है ना। तो इसी तरीके से जैसे शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए मानव कोई उत्पादन करता है, हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, है ना, आहार, आवास, अलंकार, साधन चाहिए। तो शारीरिक श्रम के माध्यम से ही उत्पादन होता है। तो कोई व्यक्ति कोई कोई प्रकार का उत्पादन करते हैं, उसके आधार पे जातियां बन गई। ये भी शरीर मूलक विधि है, क्योंकि यदि जीवन के आधार पे देखेंगे तो जीवन तो सब में समान होता है, आशा, विचार, इच्छा सब में एक जैसी रहती है। तो जीवन के आधार पे या मानव के आधार पे भी यदि हम मानव शरीर को देखेंगे तो शरीर रचनाएं, चाहे वो कोई भी जाति का आदमी हो, सबका शरीर रचना एक जैसा ही होता है। तो उस आधार पे, रचना विधि के आधार पे मानव जाति एक हो जाती है ना। और इसके बाद यदि उसको मानवीयता के आधार पे देखेंगे तो मानवीयता के आधार पे सभी मानव एक जैसे, और यदि जीवन के आधार पे देखेंगे तो सभी में आशा, विचार, इच्छा एक जैसा होता है, चाहे वो किसी भी शरीर, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, है ना। तो इस तरीके से बाबा जी ने समीक्षा करके ये पाया कि जो शरीर मूलक प्रणालियों से मानव ने जीने का प्रयास किया, यानी जीवन ने स्वयं को शरीर मान लिया, वही सारी समस्याओं की जड़ में है। अब इससे यदि मानव जाति को निकालना है, वही सुसंस्कार होगा। तो कैसे वो आएगा, तो जब हम स्वयं को जीवन मानेंगे तो हमारे अंदर जो है गुणात्मक परिवर्तन होगा, जो शरीर के आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अभी जो हमारे अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन की यानी अन्याय की प्रवृत्ति है ना, जैसे हर समुदाय अपने को श्रेष्ठ माने रहता है, दूसरे को नेष्ट मानता है, इसके कारण से उनमें संघर्ष होता है ना। संघर्ष में जो शक्तिशाली होता है वो कमजोर लोगों के ऊपर राज्य करता है ना, यानी वो राक्षस मानव के रूप में हो जाता है। और जो कमजोर होते हैं वो किसी के आश्रय में चले जाते हैं, राजा के आश्रय में या किसी पैसे वाले के आश्रय में, है ना। तो उनमें स्लेवरी आ जाती है। तो यदि हम मानव चेतना के आधार पे शिक्षा, विधि, व्यवस्था को, है ना, नियोजित कर देते हैं तो हम इस सारे डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त हो सकते हैं ना, ये सारे भेदभाव से, अन्याय से मुक्त हो सकते हैं, यानी समस्या की जगह हम समाधान में आ सकते हैं। तो समाधान की ओर ले जाने वाली जो भी वैचारिक प्रवृत्तियां हैं या जो भी वैचारिक समझ है, उसी का नाम सुसंस्कार है ना। और जो भी मानव जाति को समस्या में, अपराध में, हिंसा में, युद्ध में, द्वेष में, है ना, किस तरफ ले जाते हैं, भय की ओर ले जाते हैं या अहंकार को बढ़ाते हैं, वो सारी की सारी प्रवृत्तियां जो है वो कुसंस्कार है, ऐसा। तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा स्पष्ट हुआ होगा आपको। हाँ, नहीं, बहुत मतलब आप बहुत है। तो मैं ये एक और समझना चाहूँगा आपसे कि ये जो कुसंस्कार जीवन में आ जाता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार किसको मानना चाहेंगे, मतलब जैसे जिम्मेदार कुसंस्कार परंपरा है, शिक्षा है। यदि शिक्षा मानवीय है वही जिम्मेदार है। अब शिक्षा क्यों है जी, शिक्षा क्यों है, क्योंकि मानव ही भ्रमित है। तो प्रकृति में जो विकास क्रम विकास है और जो जागृति क्रम जागृति है, उसमें जो मानव का जो प्रगठन होता है ना, वो जीव से विकसित होता है, जीव संसार। जी हाँ। तो जीव संसार क्या है, उसमें जीने की आशा रहती है। जीने की आशा का मतलब वो शरीर को ही जीवन माने रहता है। तो जीवों का संपूर्ण क्रियाकलाप जो है ना, शरीर के अर्थ में ही क्रिया होता है।
हाँ मानव शरीर के अर्थ में क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं होता। शरीर के अर्थ में क्रिया का मतलब है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना, इतना ही क्रियाकलाप रहता है जीव जंतु में, है ना। ये सभी शरीर से जुड़ी हुई है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों शरीर से जुड़ा हुआ क्रियाकलाप है। मानव इतने में तृप्त नहीं होता, मानव को इससे कुछ ज्यादा चाहिए जिसमें वो सुखी हो सकता है। इसलिए मानव में सुख की आशा रहती है, और ये जो सुख की आशा के रूप में ही उसमें जागृति का क्रम आता है ना, जिसमें जीव शरीर से वो मानव शरीर में आता है। तो मानव शरीर में आने के बाद उसकी शुरुआत तो संस्कार बस या पूर्व अध्यास बस दोनों के कारणों से कैसी होती है कि वो अपने को शरीर ही माने रहता है, इसी रूप में होती है। क्योंकि वो जीव शरीर की यात्रा से आ रहा है, तो उसमें वो संस्कार है पहले से। क्या संस्कार है? वो स्वयं को शरीर माने रहता है, तो उसी शरीर के आधार पे वो जीने का प्रयास करता है, उसी को समझने का प्रयास करता है। तो उसी को जो है शिक्षा के रूप में स्थापित करके लोक व्यापीकरण का प्रयास करता है। तो इसीलिए जो शिक्षा है वो शरीर मूलक प्रणालियों से अमानवीय शिक्षा के रूप में फैल जाती है। तो जितनी शिक्षा फैलती है उतनी अमानवीयता फैलती है, उतना उसका विस्तार होता जाता है। तो इसलिए जो कुसंस्कार के मूल में यदि कोई है तो वो शिक्षा संस्कार है, शिक्षा संस्कार का भ्रमित होना। तो जैसे ही शिक्षा संस्कार ठीक होता है, जब कोई एक व्यक्ति जागृत होता है, फिर वो बताता है कि मानव होने का मतलब क्या है, मानव का वैभव क्या है, मानव की महिमा क्या है ना, मानवीयता क्या है, मानवीय व्यवस्था क्या है ना, मानवीय जो संस्कार है वो क्या है, मानवीय स्वभाव क्या है। जब वो ये बताता है तब मानव ऐसे जागृत व्यक्ति के सानिध्य में आके अपना मूल्यांकन करता है, और वो पाता है कि बात तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे ही जीना चाहते हैं, है ना। तो इस आधार पे उसमें परिमार्जन होता है। क्या परिमार्जन होता है? प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है। तो प्रवृत्तियों का परिमार्जन को जब मानव अध्ययन करता है, फिर वो उसको शिक्षा की वस्तु बनाता है, और शिक्षा की वस्तु को फिर जो प्रचलित शिक्षा है उसमें ले जाता है, और जो लोक शिक्षा है उसके माध्यम से उसका लोक व्यापीकरण करता है। धीरे धीरे कुछ 100 साल में, 50 साल में मानसिकताएं बदल जाएंगी। मानसिकताएं बदलेंगी तो जो जीवन मूलक प्रणालियों से शिक्षा व्यवस्था जो है वो इस पृथ्वी पे, है ना, एक जागृत मानव परंपरा को स्थापित करने के लिए शिक्षा संस्कार व्यवस्था जो है वो खड़ी हो जाएगी। तो ये एक परिवर्तन की संभावना यहाँ से दिखती है। हाँ हाँ। तो मैं जो समझ पाया कि जैसे कि जीव चेतना से मानव चेतना जो है ना, तो जीव चेतना में जैसे कि वैरायटीज है, कोई शेर है, कोई गाय है, कोई भालू है, कोई पक्षी है, इस तरह के अलग अलग चेतना है, मतलब जीव चेतना के रूप में हमको दिख रही है। तो जब मानव चेतना में परिवर्तित हो रहा है, तो मानव जैसे सब सुसंस्कारित संस्कार भी मेरे ख्याल से किस ढंग से मतलब आएंगे कि मानव संस्कार में इतनी क्षमता है कि सब सुसंस्कारित हो सके, मतलब। हाँ, लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब शिक्षा ठीक हो। हाँ, मतलब संभावना है जो कि जीव चेतना में नहीं है। जीव चेतना में नहीं है संभावना। हाँ, अगर जीव चेतना में ही संभावना होती तो मानव शरीर का प्रकटन ही नहीं होता, वहीं काम पूरा हो जाता, नहीं सही बात है ना। है। हाँ, तो अपन मानव को शरीर का जो आशावादी होना प्रकटन है। हुआ, या जी मानव जी। शरीर का प्रकटन इसीलिए हुआ कि जो जीवन है वो जीव शरीर में हाँ अपने हाँ, को प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। नहीं कर तो पाएगा। हाँ इसीलिए अपने को प्रमाणित करने के अर्थ में हाँ शरीर के ऊपर दबाव बना, उससे जो है मेधस जो है समृद्ध हुआ। हाँ तो हाँ समृद्ध मेधस के साथ जो शरीर रचना है उसी को मानव कह रहे हाँ। हाँ, तो मैं जैसे कि हैं। यदि मान रामदास जी की लीजिए ये कि जी मानव शरीर रचना में और जीव शरीर रचना में कोई अंतर ही नहीं है, जी जी। तो फिर मानव भी जीव में ही गण्य हो जाएगा ना, फिर मानव क्यों कहेंगे। हाँ 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 हाँ। यदि दोनों की शरीर रचना एक जैसी है तो उसको जी जी। मानव क्यों कहेंगे, फिर तो जीव ही कहना हाँ, चाहिए। जीव कहना चाहिए।
मगर फिर भी जीवन में जो परिवर्तन, शारीरिक रूप से परिवर्तन हो गया, मगर जीवन जो है उसमें परिवर्तन थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। उसमें क्योंकि शरीर में तो हो गया परिवर्तन जीवन में, हाँ हाँ लेकिन जब वो मानव शरीर में जीवन आ जाता है तो उसमें क्या होता है, जी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता भी आ जाती है। हाँ जो हाँ जीवों में हाँ कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता नहीं है ना, हाँ या है हाँ भी तो वो बहुत आंशिक रूप में है। आंशिक। तो दोनों चीजें हुई जीवन जीवन में हाँ हाँ कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के रूप में जागृति आ गई, और जो हाँ शरीर है उसमें मेधा जो है वो समृद्ध हो गया। इन हम्म, दोनों के योगफल में जी जिसको हम कह रहे हैं भ्रमित मानव का क्रियाकलाप शुरू होता है। हाँ 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 तो इसलिए मानव हम्म, अपने कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु को पाने के लिए नाना जी प्रकार के प्रयोग करता रहा। यदि आप हाँ 1000 साल या 1 लाख साल के इतिहास को देखें मानव का, जी 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 या जितना भी प्रचलित ज्ञात इतिहास है 10,000 हाँ 15,000 हाँ साल, हाँ 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 तो हाँ मानव अपने कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु को पहचानने के लिए प्रयास कर रहा है लगातार, ऐसा समझ में हाँ आता हाँ 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 है हाँ ना। तो जहाँ जी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु मिलेगा तभी वो तृप्त होगा, उससे कम का तृप्त नहीं हाँ होगा। तब तक हम्म जो है मानव प्रयास करता रहेगा, हम्म, है ना। इसी को श्रम कह रहे हैं, यही श्रम है, यही श्रम जो है। बौद्धिक श्रम है ना। हाँ और जब तक वो बौद्धिक रूप से समाधानित नहीं होता है तो व्यवहार में समाधान नहीं आएगा, नहीं और आएगा। व्यवसाय में नहीं आएगा, यानी व्यवस्था में समाधान नहीं आएगा। तो इसलिए जी उसका जो पहला स्रोत तो यही है कि जो अंतर में, यानी जो हम्म, अंतर में जो हमारा अंतर क्षेत्र है जिसको हम लोग मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा कह रहे हैं, उसमें हाँ तृप्ति हाँ आना चाहिए, उसमें तृप्ति बिंदु को पहचानना चाहिए। तो जी ये जो जी अंतर क्षेत्र है वो क्या है, तो कल्पनाशीलता का ही क्षेत्र है। हम्म, कल्पनाशीलता में मन वृत्ति चित्त जो है संयुक्त रूप से क्रियाशील रहते हैं। तो हम्म, कल्पना का तृप्ति बिंदु, यानी मन हम्म, वृत्ति और चित्त का तृप्ति बिंदु, है ना। हम्म, जैसे विचार जो है वो समाधान में तृप्त होता है, मन जो है हम्म, वो निरंतर सुख में तृप्त होता है, और जो हम्म, इच्छाएं हैं वो व्यवस्थात्मक रूप में तृप्त होती है। क्योंकि हम्म, व्यवस्था में क्या है, सभी एक ही होते हैं, अव्यवस्था में यानी गलती में अनेक होते हैं। हम्म, तो व्यवस्थाओं के प्रति मानव में स्वीकृति रहती है, अव्यवस्था के प्रति हम्म, स्वीकृति नहीं रहती है ना। हम्म, वो तो जब व्यवस्था के रूप में चित्रण हो जाता है तब हमारी जी कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु हमको पहचानने में आता है। व्यवस्था से अधिक कुछ है नहीं, जी तो वहां पे हमारी कल्पनाशीलता तृप्त हो जाती है और कर्म स्वतंत्रता भी तृप्त होती है। जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत जी सुंदर। जी जी हेलो। भैया। हाँ बोलिए रावत जी। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, जी जी जैसे विवेक और विज्ञान है, जी तो मैं विवेक को इतना ही समझता हूँ कि विज्ञान का यदि हम सदुपयोग करेंगे तो वो विवेक है। क्या मैं ये सही समझता हूँ इसको? नहीं, जैसे इसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। मैं थोड़ा सा एक एलोबरेट और कर दूं। जी जी जैसे चेन रिएक्शन के बारे में जब शोध हुआ तो उसके वो दो दिशा में चली गई। उसी से एक ने एटम बम बना दिया और उसी ने जो है एक ने ऊर्जा बना दी। हम्म, जिसने ये एटम बम की तरफ ले गया तो उसे मैं अविवेकपूर्ण मानता हूँ। तो मैं जी इसलिए मेरी समझ बनी कि जो विज्ञान का ही सदुपयोग जो है वो विवेक है, वही भाव जी विवेक है। तो इसमें थोड़ा और अगर और ज्यादा कोई अलग है तो थोड़ा सा और उसको जी एलोबरेट करिए। नहीं, जो आपने कहा वो तो बिल्कुल सही बात है जी कि विज्ञान का सदुपयोग की समझ जो है वो विवेक है, लेकिन जो विवेक का शुरुआत कहाँ से होता है, जी। और विवेक से भी पहले ज्ञान है, हाँ ठीक है। ज्ञान के बाद विवेक है ना। जी
तो ज्ञान का मतलब क्या है? अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में ज्ञान है। जी तो हम जब ये तीनों ज्ञान संपन्न होते हैं तो हम स्वयं में समाधानित हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। है ना। समाधान का मतलब सह अस्तित्व दृष्टि संपन्न हो जाना, है ना। सह अस्तित्व के अर्थ में तर्क संपन्न हो जाना, है ना, जिसको समाधान किया। ठीक। तो जब हम इसके आधार पे परिवार में जीने जाते हैं तो जो संबंध मूल्य मूल्यांकन विधि से जीते हैं, जीते। तो ये जो संबंध का पहचान, है ना, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन क्रिया और उसके माध्यम से तृप्ति को पाना, जी और इसके बाद परिवार में समाधान का प्रमाणित करना, ठीक फिर है। परिवार के रूप में समाज में प्रमाणित करना से लेके अखंड समाज तक, ये जो संबंध मूल्य मूल्यांकन का जो समझ है इसको विवेक कह रहे हैं, ठीक है ना, जिसको विवेक शब्द का उपयोग करें। तो जब मानव जाति विवेक संपन्न होती है तभी विज्ञान का सदुपयोग होता है। यदि मानव जाति विवेक संपन्न नहीं होती है तो विज्ञान का सदुपयोग नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एटॉमिक बिजली बना ली लोगों ने, लेकिन जो एटॉमिक बिजली है वो भी समस्या है ना, वो बड़ी समस्या है। बल्कि हाँ बिजली ना होने की तुलना में एटॉमिक बिजली बनाना बड़ी समस्या है, जिसको हम लोग नाम तो दे रहे हैं क्लीन एनर्जी, लेकिन उससे जो रेडिएशन आता है, जो उसका वेस्ट बचता है, उसका जी डिस्पोजल होता ही नहीं है, हजारों साल तक नहीं होता है। नहीं। खुद वैज्ञानिक कह रहे हैं 800 साल से 1000 साल के बीच में कभी हो सकता है, ऐसा वो कल्पना लगा रहे हैं, है ना। जी तो उस स्थिति, और यदि रेडियो एक्टिविटी फैलती है, अब इतने सारे एटॉमिक रिएक्टर होंगे तो उनका जो वेस्ट है वो कहाँ डालें, तो अभी ये एक मानव जाति के लिए समस्या है। जी चाहे आप कितना भी कंक्रीट का या स्टील का या किसी का भी सिलेंडर में वेस्ट को डालेंगे, है ना, उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना रखी है ना। यदि कोई भूकंप आता है ठीक है। तो उस स्थिति में रेडियो एक्टिविटी फैलेगी, रेडियो एक्टिव फैलेगी तो समस्या बढ़ेगी, कैंसर होगा, रोग होंगे, तमाम प्रकार के डिसऑर्डर होंगे, है ना, वो सब होंगे। जी हो भी रहे हैं, है ना, क्योंकि यही नहीं रुका ना आदमी, फिर उसने क्या हुआ कि कंट्रोल्ड विधि से उसका उपयोग करना शुरू किया। जैसे मान लो एक्सरे में हम लोग कर रहे हैं उसका उपयोग, और जी कई बार ज्यादा एक्सरे कर देते हैं, उसके कारण से कैंसर हो जाता है। हाँ ठीक है। या बहुत सारा, जैसे अभी हम लोग ये रेडियम आदि का उपयोग करते थे ना घड़ी में, जी तो उसका असर होता है बॉडी में, वो कैंसरस होता है, इसलिए फिर रेडियम का प्रयोग बंद हुआ, जी है ना। तो जब तक समझ नहीं आती है, और समझ आ भी गई, मान लीजिए विज्ञान में बता भी दिया, जैसे मान लो विज्ञान ने कह दिया ये प्रदूषण जो CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड ये खतरनाक है, ये हमको पता भी लग गया, लेकिन मानव जाति को न्याय से जीना नहीं आता है, तो इसलिए जानने के बाद भी हम जी नहीं पाते, मतलब हम उससे मुक्त नहीं हो पाते, है ना। तो कहने का मतलब विवेक संपन्न नहीं है वो। यही क्योंकि अभी हमारे अंदर संबंध की समझ नहीं, विवेक हमको विवेक ऐसा लगता है हम अपना जी लें, दुनिया भाड़ में जाए, बाढ़ में जाए। ठीक है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली दुनिया भाड़ में जाती है और वो आपको भी परेशान करती है ना। ठीक। अब जैसे कोरोना आया तो वो ये थोड़ी देखता है कि आप पैसे वाले हो कि गरीब हो, आप प्रोफेसर हो या गैर पढ़े लिखे हो, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो सब पे असर करेगा। वैसे ही जैसे ग्लोबल वार्मिंग आई तो ग्लोबल वार्मिंग को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो सब पे प्रभाव डालेगी। इसी को तो कह रहे हैं कि कर्म करने की स्वतंत्रता है लेकिन फल भोगने की नहीं है। तो आदमी कर्म, तो ये जो कर्म करने की स्वतंत्रता और फल भोगने की स्वतंत्रता दोनों तभी होती है जब विवेक सम्मत विज्ञान हो जाता है। तो विवेक सम्मत विज्ञान हो जाएगा तो समस्याएं सॉल्व होंगी। तो फिर इसके बाद विज्ञान सम्मत विवेक होता है। विज्ञान सम्मत विवेक का मतलब होता है कि जो भी उत्पादन प्रणालियां हैं वो मानव परंपरा में सुलभता के अर्थ में नियोजित होती हैं, उसको कह रहे हैं विज्ञान सम्मत विवेक। विवेक। जैसे अभी जो उत्पादन हम लोग ज्यादा उत्पादन करते हैं वो काय में लगता, भोग में लगता जी है ना, लड़ाई झगड़े में, युद्ध में, हिंसा में, है ना, अपने अहंकार का प्रदर्शन करने में, इस रूप में लगता है अभी सारा का सारा जो ज्यादा उत्पादन होता है ना। ठीक। तो जब जागृति आ जाएगी तो जो ज्यादा उत्पादन है वो पूरी मानव जाति को सुलभता के अर्थ में होगा।
हर व्यक्ति को समृद्धि सुलभ रहे, हर व्यक्ति को शिक्षा सुलभ रहे, चिकित्सा सुलभ रहे, उस अर्थ में नियोजित हो जाएगा। उसको कहेंगे कि जो विज्ञान है वो विवेक के अर्थ में नियोजित हो रहा है। उससे पहले विवेक, तो उसका पहला चरण है विवेक सम्मत विज्ञान, है ना। तो पहले मानव के जीने में न्याय आएगा, फिर ये जो न्याय रूपी विवेक है वो विज्ञान में नियोजित होगा, उससे न्यायपूर्ण व्यवस्थाएं स्थापित होंगी। न्यायपूर्ण व्यवस्था से मानव जाति में न्याय सुलभता, शिक्षा सुलभता, स्वास्थ्य सुलभता होगी, इससे अभयता आएगी, है ना। और अभयता के बाद फिर सहअस्तित्व आएगा। तो ये दोनों तरफ से क्रम है। तो ज्ञान से विवेक और विवेक से विज्ञान, फिर इसके बाद विज्ञान पुनः है विवेक के रूप में, और फिर जब विज्ञान विवेक के रूप में होता है तब वो ज्ञान को अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित करता है। ठीक ठीक है डॉक्टर जी धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। चलिए अभी 10:08 हो गया है, कल मिलते हैं। सुनील भाई, हाँ भैया। तो हमने कहा आप आज लोगों को शायद भूल गया है, कुछ लोगों को ज्वाइन करने से, है ना। 2 दिन का गैप